पहली एंट्री देखो, ये 4 अगस्त को शाम को 20,000 रुपए का माल 4% व्यापारी पट्टे पर बेचा। देखो हमने माल बेचा है और चूंकि व्यक्ति का नाम दे रखा है, उधार माल बेचा है और उधार माल में रोकड़ न तो आती है न रोकड़ जाती है। इसमें व्यापारी पट्टा है 4%। व्यापारी पट्टे के लिए मैंने बताया था कि व्यापारी पट्टा जो है माल के विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है और व्यापारी पट्टे की हम कोई एंट्री नहीं करते। तो देखो ये 20,000 रुपए का जो माल बेचा है इसका 4%, क्योंकि माल का विक्रय मूल्य कितना है 20,000, तो 20,000 का 4% है वो आपके कितना होता है, देखो 20,000 × 4/100 इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके कितना हो गया 800। तो 20,000 का 4% है, ये आपके 800 रुपये हो गया। अब ये जो बट्टा है ये इसमें से कम कर दिया जाएगा। अब देखो इसमें हम एंट्री है वो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। श्याम आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, और जो माल बेचा वो किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाला कौन है इसमें, श्याम, क्योंकि माल हमने श्याम को बेचा है तो पाने वाला श्याम है, तो हम श्याम को डेबिट कर देंगे। देने वाले हम है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। दूसरा जो माल बेचा है, माल बेचा है ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है, माल जा रहा है, माल बेचा है और बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स को कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपके श्याम अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसका जो नरेशन है वो देखो आपके कितना हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा इसमें, गुड्स सोल्ड टू श्याम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी अपने से गलती हो गई। ये 4% की जगह 5% कर लेना। क्वेश्चन में क्या है 5% था, तो आगे भी उसी के अनुसार 5% है, तो हम डिस्काउंट भी 5% निकालेंगे। तो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। तो 1,000 रुपये हम क्या कर देंगे, 20,000 में से कम कर देंगे, तो अमाउंट कितना बचा, 19,000। इसका मतलब श्याम को जो माल बेचा है वो कितने का बेचा है, 19,000 का। तो 19,000 से एंट्री करेंगे, 20,000 से एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यापारिक जो बट्टा होता है उसको डायरेक्ट माल के विक्रय मूल्य में से कम कर दिया जाता है और व्यापारिक बट्टे की अलग से कोई एंट्री नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते, कैश डिस्काउंट की करते हैं। तो ये व्यापारिक बट्टा है, तो 5% 20,000 का 1,000 होता है, 1,000 कम कर दिया। इसका मतलब माल का मूल्य तो 20,000 था, लेकिन हमने 1,000 रुपये बट्टे के कम कर दिए, तो माल हमने कितने में बेचा है, 19,000। ठीक है, तो 19,000 से ये एंट्री हो जाएगी। ये तो गई इसकी एंट्री। अब देखो आगे, श्याम ने 3,000 रुपए का माल लुटाया। देखो श्याम को जो माल बेचा था उसमें से उसने 3,000 रुपए का माल लुटा दिया। तो माल का मूल्य तो 20,000 था, तो बट्टा है वो हम इस पर निकाले, तो इसमें भी हमारे को बट्टा कम करना पड़ेगा। तो इसमें 3,000 का बट्टा कितना, 5%। तो 3,000 का 5% जो बट्टा है वो कितना होता है, 150 रुपये। तो 150 रुपये इसमें से कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि श्याम ने जो माल लौटा है उसका एक्चुअल मूल्य तो 3,000 था, लेकिन चूंकि जब माल बेचा था तो हमने 5% बट्टा दिया था, तो इसलिए जब माल वापस आएगा तो उसमें भी बट्टा हमारे को कम करना पड़ेगा। तो 150 रुपये कम कर देंगे 3,000 में से। तो 3,000 में से 150 कम कर देंगे तो अमाउंट है वो आपके कितना बचेगा, 2,850। ठीक है, तो अमाउंट अब 2,850 से एंट्री करेंगे, 3,000 से नहीं करेंगे। अब खाते देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। श्याम आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, और माल लौटाया ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। ठीक है, तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम,
पाने वाले को डेबिट करो। देखो इसने श्याम ने बेचा हुआ माल लौटा है, तो माल को पाने वाले कौन है? हम। हमारा नाम नहीं लिखेंगे, व्यापारी अपना खुद का नाम नहीं लिखता है। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? श्याम, माल को लौटाने वाला। तो श्याम को हम क्या कर देंगे? इसमें क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाता। अब देखो माल जो लौटाया, माल जो वस्तुगत खाते में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है, और कौन सा माल आ रहा है? बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, और बेचा हुआ जो माल वापस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। इसलिए हम डेबिट है वो किसको करेंगे? सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आता है उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो माल वापस आ रहा है बेचा हुआ, इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे? सेल्स रिटर्न को ही करेंगे। तो ये एंट्री जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू श्याम अकाउंट। नरेशन हो जाएगा गुड्स रिटर्न बाय श्याम। ठीक है, और अमाउंट कितने का आ जाएगा? 2850 रुपए। ठीक है, 2850 रुपए से एंट्री हो जाएगी। 3000 से नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि माल के विक्रय करते समय हमने बट्टा दिया था, तो माल वापस आ रहा है तो उसमें भी वो उतना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब देखो इसमें श्याम को जो माल बेचा था, हमने बेचा तो 20,000 का था, लेकिन बट्टा हमने कम कर दिया तो 19,000 का बचा, इसलिए माल का जो मूल्य 19,000 ही माना जाएगा। 19,000 का जो माल बेचा था हमने श्याम को, उसमें से 2850 रुपए का माल तो वापस कर दिया उसने। 2850 रुपए का माल वापस कर दिया, तो अब कितना पैसा उसे प्राप्त करना है ये देख लो। इसमें ये राशि है आपके, इसमें से घट जाएगी, ये राशि बची आपके 16,150। यानी कि अब श्याम से कितना पैसा प्राप्त करना है? 16,150। कैसे? फिर से बता रहा हूँ, देखो श्याम को हमने माल बेचा है 19,000 का, 20,000 से कोई एंट्री नहीं करेंगे, अब माल का मूल्य 19,000 ही माना जाएगा। 19,000 में से 2850 रुपए का माल तो उसने वापस कर दिया, तो 2850 रुपए कम कर दिए, तो शेष राशि कितनी बची? 16,150। यानी कि अब श्याम से हमारे को कितना भुगतान प्राप्त करना है? 16,150 रुपए। ठीक है, तो अब देखो आपके तीसरे नंबर की एंट्री। देखो अब देखो इसमें तीसरे नंबर की एंट्री, डेट हम डालते जाएंगे 18 अगस्त को श्याम से पूर्ण भुगतान में 15,500 रुपए प्राप्त हुए, पूर्ण सेटलमेंट में। यानी कि अब उससे और पैसा नहीं लेना है, जबकि श्याम से पैसा कितना लेना था? 16,150। मैंने बताया था कि 19,000 का जो माल बेचा था उसमें से 2850 का माल वापस कर दिया, ये कम कर दिया, तो शेष राशि बची आपके 16,150। तो 16,150 रुपए लेने थे, उसमें से 16,150 में से 15,500 रुपए हमने प्राप्त कर लिए पूर्ण भुगतान में। यानी कि हम उससे और पेमेंट नहीं लेंगे, यानी कि 16,150 की जगह 15,500 प्राप्त कर लिए और हिसाब का निपटारा कर दिया। तो इसका मतलब बाकी राशि क्या होगी? डिस्काउंट, बट्टे की राशि 650 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो मैंने बताया था ये कौन सा बट्टा है? नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट। तो नकद बट्टे के बारे में मैंने कहा था कि भुगतान के समय पर जो बट्टा दिया जाता है या लिया जाता है उसे हम कहते हैं नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट। तो भुगतान हम प्राप्त कर रहे हैं और 16,150 की जगह हमने केवल 15,500 रुपए ही प्राप्त किए हैं। तो 650 रुपए हमने जो कम प्राप्त किए वो हमने उसको बट्टा दे दिया, छूट दे दी उसको, हमारे लिए नुकसान है। ये नकद बट्टा है और नकद बट्टे की हम एंट्री करते हैं। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? श्याम आपके किसमें आता है? व्यक्तिगत खाते में। इसमें 15,500 रुपए जो प्राप्त किए कैश, ये किसमें आता है? वस्तुगत खाते में। लेकिन इसमें इनडायरेक्टली बट्टा जो है डिस्काउंट है वो भी छुपा हुआ है, और बट्टा हमने दिया है क्योंकि कम भुगतान प्राप्त किया तो बट्टा दे दिया पूर्ण भुगतान में, क्योंकि और भुगतान प्राप्त नहीं करेंगे। तो 650 रुपए का जो बट्टा दे दिया ये किसमें आता है? अवास्तविक खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो तीनों के नियम लागू कर देंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो श्याम से भुगतान किसको प्राप्त हुआ? हमारे को। व्यापारी अपना खुद का नाम नहीं लिखता है तो हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है इसमें? श्याम। तो श्याम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाता। अब देखो 15,500 रुपये जो प्राप्त किए रोकड़, ये वस्तुगत खाते में आती है, और वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है इसमें? कैश। तो हम
डेबिट है वो किसको कर देंगे, कैश को कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट, जा तो कुछ नहीं रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो कैश हमारे पास कितना है 15,500, तो कैश में 15,500 रुपये लिख देंगे। अब देखो इनडायरेक्टली हमने जो बट्टा दिया है इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कम भुगतान प्राप्त किया तो छूट दे दी, वो डिस्काउंट है, और हमने बट्टा दिया है तो वो अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हमारे लिए हानि है, और हानि और खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, डिस्काउंट। अगर बट्टा प्राप्त करते तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बट्टा हमने कितना दिया है 650। अच्छा, श्याम से हमारे को भुगतान टोटल कितना प्राप्त करना था 16,150। तो श्याम के खाते में तो 16,150 ही लिखेंगे, क्योंकि हम पहले एंट्री कर चुके हैं श्याम के खाते में 16,150 से, और 16,150 की जगह हमने 15,500 रुपये प्राप्त किए और 650 रुपये का बट्टा दे दिया। तो इस प्रकार से आपके ये एंट्री हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा आपके अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि बट्टा दिया। ये आपके नरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर माल बेचा है, माल वापस कर दिया है, बेचा हुआ माल, तो पहले वो राशि कम कर देंगे, लेकिन बट्टे की राशि कम करने के बाद है फिर कितनी राशि प्राप्त हुई, पूर्ण भुगतान दे रखा है, फुल सेटलमेंट यानी कि और भुगतान प्राप्त नहीं करना है, इसलिए कम राशि प्राप्त हुई तो बट्टा है, यानी कि बट्टा हमने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब देखो आपके लिए अगस्त 22, प्रमोद को माल बेचा। देखो हमने माल बेचा है और उधार बेचा है, क्योंकि प्रमोद का नाम दे रखा है, इसमें कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो प्रमोद व्यक्तिगत खाते में और माल बेचा वस्तुगत खाते में, तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है इसमें, प्रमोद, तो प्रमोद को डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हमें, क्योंकि माल हमने बेचा है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। अब माल बेचा आपके वस्तुगत खाते में आता है। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, आ तो कुछ नहीं रहा है क्योंकि हमने उधार माल बेचा है, नकद बेचा होता तो कैश आता। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल जा रहा है और माल हमने बेचा है तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स को। कितने का बेचा है, 15,000 का, तो 15,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा आपके, गुड्स सोल्ड टू प्रमोद। ठीक है, ये तो बेस की एंट्री। अब आगे देखो, प्रमोद को हमने जो माल बेचा था, उधार बेचा था 15,000 रुपये का, तो प्रमोद से 15,000 रुपये लेने थे। ये बाद में दिवालिया हो गया, यानी कि इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये भुगतान करने की स्थिति में नहीं था और उससे केवल 3,000 रुपये मिले। इसने कहा कि मैं 3,000 रुपये दे सकता हूँ, बाकी पेमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब है बाकी पैसा डूब गया। तो देनदारों से जो राशि प्राप्त नहीं होती है वो क्या कहलाती है, बैड डेट्स। तो इसमें 15,000 लेने थे, 15,000 में से केवल 3,000 रुपये प्राप्त हुए, तो 12,000 रुपये की राशि डूब गई। तो 12,000 रुपये की राशि डूब गई, वो क्या कहलाएगी, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स वो किस में आती है, अवास्तविक खाते में। प्रमोद आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। और 3,000 रुपये जो प्राप्त हुए ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो तीनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, प्रमोद, तो देने वाला कौन है, प्रमोद, तो इसमें प्रमोद को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है इसमें, कैश। कैश कितना आ रहा है, 3,000, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे 3,000 से। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जा कुछ नहीं रहा है। इसके बाद में देखो 15,000 में से केवल 3,000 रुपये मिले, 12,000 रुपये की राशि डूब गई, तो ये किस में आता है, अवास्तविक खाते में। हानि और खर्चों को डेबिट करेंगे। खर्चे का, हानि का नाम क्या है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। कितना पैसा डूब गया, 12,000, क्योंकि प्रमोद से टोटल पैसा है वो कितना लेना था, 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी कि टोटल 15,000 रुपये जो लेने थे उसमें से 3,000 रुपये मिल गए, 12,000 की राशि डूब गई, वो बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स को हम डेबिट कर देंगे। तो ये आपके जर्नल एंट्रीज की हो जाएगी।